जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन एंड बैलेंस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही चर्चित विषय जो कि यूजीसी एक्ट 2026 जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यूजीसी एक्ट 2026 एक कागज़ पे लिखा हुआ वर्ड ही नहीं है, बल्कि ये एक एक्ट है जो भारतीय उच्च शिक्षा का भविष्य निर्धारित करेगा। लेकिन सवाल यहीं उत्पन्न होता है कि क्या ये सभी का भविष्य निर्धारित करेगा? हाँ, सभी का भविष्य निर्धारित करेगा, लेकिन किसका भविष्य सिक्योर करेगा और किसके भविष्य में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलो शुरू करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। तो हम लोगों ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से या फिर सरकारी प्रचार के माध्यम से थोड़ी बहुत चीज़ें जानी हैं, और इस एक्ट की जो ज़मीनी हकीकत जर्नल अनारक्षित या सामान्य वर्ग को फेस करनी पड़ेंगी, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उच्च शिक्षा में सरकार का मानना है कि उच्च शिक्षा में समानता लाने के लिए ये बिल वो लोग लेके आए हैं, जाति धर्म और लिंग के आधार पर जो भी भेदभाव हो रहे हैं उन भेदभावों को रोकने के लिए। लेकिन यहीं एक सवाल उत्पन्न होता है कि इसके प्राविधान जो प्रावधान है सभी वर्गों के लिए न्यायपूर्ण है, या फिर ऐसा है कि कुछ वर्गों को, जैसे पहले SC ST था, अब इसके अंदर OBC को भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ एक जो सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आपने इंटेंशनली जनरल कैटेगरी को इस विवादित बिल से जो सुरक्षा मिलनी थी उससे बाहर कर दिया है, और अब यहाँ पे बस जर्नल हैं जो यहाँ पे आपको क्रिमिनल दिख रहे हैं, बाकी सब विक्टिम हैं। अच्छा, यही जो विवाद है, क्योंकि यहाँ पे कोई संतुलन दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपने ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, भूमिहार, चुनिंदा कुछ वर्गों को, कुछ जातियों को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है और बाकियों को इनके खिलाफ वेपनाइज कर दिया है। अब देखो, भेदभाव को ना हम एक सिंपली चीज़ से नहीं ड्राइव कर सकते, बता सकते कि भेदभाव, ऊंच नीच, ये जो शब्द हैं ये गरीबी अमीरी से भी आते हैं, ग्रामीण शहरी से भी आते हैं। कई बार हम लोग रंग भेद की नीति वगैरह से भी इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं, किसी के साथ कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, बोलचाल कैसी है, वहाँ से भी चीज़ें आती हैं। और ये चीज़ सरकार ने अपने बिल के अंदर डिफाइन नहीं की है, बिल्कुल इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है कि किस तरीके के व्यवहार को लेके उन्होंने, किस तरीके के भेदभाव को लेके ये जो वेपनाइजेशन किया जा रहा है, किया गया है। अच्छा, नियमों में सबको अब भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि बस नियम किसके लिए आ रहे हैं भैया, SC ST OBC की सुरक्षा के लिए। अनारक्षित वर्ग अब सरकार से पूछ रहा है क्या सामान्य श्रेणी का छात्र भेदभाव का शिकार नहीं होता? क्या ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर के बच्चे जब कॉलेज स्कूलों में जाते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, या वो बिल्कुल वहाँ पे जाके रॉयल्टी इंजॉय करते हैं? जो हम लोग देख चुके हैं, बहुत तरीके की भेदभाव हम लोग फेस करते हैं। हम लोग ग्रामीण शहरी का भी भेदभाव, अमीरी गरीबी का भी भेदभाव फेस करते हैं। हम लोगों को हमारी जाति के ऊपर भी सुनाया जाता है कि JNU के इंसिडेंट अभी नया नया है। आपने लवली प्रोफेशनल में देखा, अमेठी के अंदर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ये कारनामे कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, बामन बनिया, भारत छोड़ो टाइप के बहुत सारे नारेबाजियाँ होती हैं, लेकिन हमारी सरकार, हमारा प्रशासन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, और हम लोग अपने आप को यहाँ पे असहाय महसूस करते हैं। अब ये जो उल्टा भेदभाव जो आप हमें क्रिमिनल दिखा के बाकियों को विक्टिम दिखा रहे हो, वो विक्टिम लोग जब हमारे अगेंस्ट इस तरीके की हरकतें करते हैं, आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हो इन चीज़ों के थ्रू। जो आप अपना एक्ट पढ़ें, जिन्होंने एक्ट पढ़ा है उन्हें पता है कि जो आपका रूल 3C, नियम 3C है, मुख्य रूप से ST
SC ST और OBC वर्ग के प्रति व्यवहार को भेदभाव मानता है। बाकी तो भाई साहब वो तो ऐसा मान लो पशु हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हाथ में सोने की चम्मच लेके आ रहे हैं। अन्य आरक्षित वर्ग के साथ जो अपना अनारक्षित वर्ग है उसके साथ दुर्व्यवहार भेदभाव की श्रेणी में नहीं आता। ये तो बस एक लिबर्टी है जो लोग एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रफ कॉपी हैं जिनके ऊपर आप अपने एक्सपेरिमेंट करते रहिए और समय आने पर यूज करें और थ्रो कर दें। अब सुरक्षा केवल चुनिंदा वर्गों तक सीमित है, जिससे सामान्य वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये आज आप लोगों ने क्रिएट कर दिया है, क्योंकि पहले की सरकारों ने SC ST के लिए जो एक्ट लेके आए थे वो एक्ट को इतना वेपनाइज कर दिया कि भारत के अंदर लगभग 90% SC ST के जो केस होते हैं वो फर्जी होते हैं। लोग अपने पर्सनल रंजस, अपने पर्सनल काम, पैसा कमाने के लिए उन्होंने धंधा बना रखा है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि जो ये एक्ट है ये वैसे ही हमारे खिलाफ काम नहीं करेगा। अब देखो, कोई भी छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी एक कमेटी होती है। कमेटी के अंदर कुछ लोग होते हैं जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो लोग न्याय संगत कार्य करेंगे, वो निष्पक्ष सलाह देंगे, निष्पक्ष निर्णय देंगे। लेकिन जिस एक्ट के अंदर SC ST OBC के लिए प्रावधान है, सुरक्षा है, उसमें एक न्याय करने के लिए कमेटी बनती है। उस कमेटी के लिए अंदर भी SC ST OBC के ही लोग बैठेंगे, उन्हीं के प्रतिनिधित्व करने वाले बैठेंगे। वहाँ से भी आपने अनरिजर्व कैटेगरी जनरल को बाहर निकाल के फेंक दिया है या उनको कोई जगह नहीं दी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है कि भाई जहाँ पे आपकी कमेटी, आपकी न्याय करने वाला पैनल ही न्याय संगत नहीं है, वही निष्पक्ष नहीं है, तो आप फैसला निष्पक्ष कहाँ से दोगे। ऊपर से आपने टाइम लिमिट इतना कम कर रखा है कि सबके ऊपर प्रेशर इतना होगा, तो यहाँ फैसला पक्ष में आए, फैसला हो भी पाए, इस चीज़ की कोई गारंटी दिखाई नहीं दे रही। अब देखो, मानते हैं कि शायद या हाँ होता होगा और हो भी सकता है और होगा भी शायद ये भेदभाव। लेकिन भेदभाव अगर 1% है तो वेपनाइज या हथियार की तरह इस बिल को 99% यूज करने का प्रावधान आपने बना के रख दिया है। क्योंकि जो बंदा कंप्लेंट करेगा, आपने उसको बोल दिया है कि भाई साहब आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन करो, ईमेल कर दो, UGC के पोर्टल पे जाके करो। आप अपनी पहचान नहीं बताना चाहते मत बताओ, आपकी अपनी चॉइस है। जिस बंदे के खिलाफ आप एक्शन का अपनी कंप्लेंट बता रहे हो, UGC को लगता है, पैनल को लगता है कि हाँ भाई साहब ये जो किया गया आपके साथ भेदभाव ये बहुत सीरियस है, तो तुरंत उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी को के पास FIR भेज दी जाएगी, FIR रजिस्टर्ड होगी, बच्चे को नोटिस दिया जाएगा। यानी कि बच्चे को पता नहीं है, बच्चे को आपने कन्फ्रंट नहीं किया है और आपने उस बंदे को क्रिमिनल घोषित कर दिया है। जब पुलिस उसकी सोसाइटी में उस बंदे के घर नोटिस सर्व करेगी, पुलिस उसके पास जाएगी, तो उस बंदे की मेंटल कंडीशन क्या होगी, आप लोग का उस पर बिल्कुल फोकस नहीं किया। आपने यहाँ पे प्रॉपरली मैं कहूँ तो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और जैन जो लोग अपने काम से मतलब रखते हैं उन्हें प्रताड़ित करने का एक वेपन बना के उन्हें दे दिया है। संस्था प्रमुखों पर इतना दबाव है कि भाई साहब आपको 7 दिन का टाइम है, आप अगर नहीं करते हो तो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में 24 घंटे में आपने कमेटी की मीटिंग करानी है। तो इन सब चीज़ों में अगर आप फेल होते हो तो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी, इस सब चीज़ से, और आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा अगर ऐसा आप नहीं करते हो। तो जो भी, अगर मान लो संस्था प्रमुख चाहे भी तो वो चाहकर भी निष्पक्ष जांच में पुख्ता सबूतों के अभाव में गलत फैसला दे सकता है। तो यहाँ पे आपने जो ये प्रावधान किए हैं ये कहीं से कहीं तक प्रैक्टिकल नहीं है, कहीं से कहीं तक दोषियों को, जो आपने लोगों को दोषी घोषित कर दिया है उनको मौका आप नहीं दे रहे हो, या फिर जो लोग दोषी बता रहे हैं उन लोगों से पूछ नहीं रहे हो कि हाँ भाई कैसे दोषी हैं। न्याय का सिद्धांत
जो हमारे भारत में लोकतंत्र की महिमा गाई जाती है, तो न्याय का सिद्धांत कहता है कि निर्दोष जब तक होता है जब तक इंसान को दोषी घोषित नहीं किया जाए। लेकिन जो आप पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो, नोटिस सर्व करा रहे हो, उनके तहत ये कहीं से कहीं तक तर्कसंगत नहीं है। तो इन सब प्रावधानों को देख के तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता है कि ये सामान्यता के लिए लाया जा रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जातियों के बीच में एक खाई बोई जा रही है, एक राजनीति से प्रभावित राजनीति करने के लिए, जातिवाद को और बढ़ावा देने के लिए लाए जाने वाला बिल बन रहा है। अब हम अनारक्षित ब्राह्मण, बनिया, जैन और ठाकुरों की, भूमिहारों की एक ही सीधी सी डिमांड है, या तो आप इस बिल को वापस ले लो। ये जो आप काला कानून लाए हो, ये हमें पूरी तरह से हमारे भविष्य को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए लाए हो। झूठी शिकायतें इसके अंदर धुआं धुआं होने वाली हैं, क्योंकि आपने कोई शिकायत गलत होने पर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं बनाया है कि उस बंदे को दंडित किया जाएगा, कोई पनिशमेंट प्रोविज़न नहीं है। तो लोग अपना मतलब निकालने के लिए, किसी बच्चे से कंपटीशन कम करने के लिए उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, उसे रास्ते से हटाएंगे, बच्चे को रेस्टिकेट कर पाएंगे, सस्पेंड कर पाएंगे और अपने पर्सनल मोटिवों को कंप्लीट करेंगे, जैसा पहले से इस रिजर्वेशन के माध्यम से आप लोग करते आ रहे हो। और अगर आप ये प्रावधान करते हो कि भाई साहब कि अगर गलत कंप्लेंट करते हो तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। दूसरा कि भाई साहब कमेटी जो बनेगी, कमेटी में सभी वर्ग का बराबर प्रतिनिधित्व होगा, सभी लोग बराबरी से उसमें बैठेंगे। दूसरा, जो सुरक्षा आपने भेदभाव को बताया कि भेदभाव को एक्सप्लेन करो, भेदभाव किस तरीके का और किस किस के साथ। और भेदभाव की डेफिनेशन के अंदर आपको यू हैव टू इंक्लूड जर्नल ऑल्सो, क्योंकि जर्नल भी भेदभाव का शिकार होते हैं, जर्नलों को भी प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, और वरना जो जनता के अंदर आक्रोश है ये बढ़ता चला जाएगा और समय नहीं लगता है गुस्से को घृणा में बदलने में। ये सरकार के लिए मेरी एक लाइन है कि संभल जाओ, जब क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारा समर्थन किया है, हम निस्वार्थ समर्थक हैं, गुलाम किसी के नहीं। और समय है, समय रहते संभल जाओ, वरना ये गुस्सा घृणा बन जाएगा और बड़े बड़े राजाओं को तख्तों से उतारा जाता है। हम रिजर्वेशन से पहले से पीड़ित हैं, जहाँ जिस देश के, उस देश का भविष्य क्या ही होगा जिस देश के अंदर 80 नंबर वाला घर बैठा है, उसे फेलियर का टैग दिया गया है, 35 और 45 नंबर वाला अधिकारी बन के उसे सजेशन दे रहा है कि हाँ भाई तूने ये नहीं किया, ये करना था। तो इन उल्टी गंगा को बहाना बंद करो, न्याय संगत बनो, तर्क संगत बनो, और देश में समानता लानी है तो उसके लिए काम करो, राजनीति छोड़ो। ठीक है, यही मेरी विचार थे, यही कुछ वो बिंदु हैं जो इसके अंदर छिपाए जा रहे हैं और मैंने अपनी तरफ से लाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा है तो ठीक है, आप लाइक करो। और आपको लगता है कि हाँ कुछ और चीज़ें यहाँ गलत हैं या कुछ चीज़ें और इंक्लूड की जा सकती हैं, तो आप अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। शेयर करें सभी संगठित ग्रुपों के अंदर, ताकि हम पिन पॉइंट चीज़ों पर डिस्कशन कर पाएँ और अपनी बात स्पष्ट कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय दादा परशुराम।